हेलो एवरीवन, दिस इज माइक सर हियर और ग्रेविटी प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग नए टॉपिक के साथ में यहाँ पे आए हैं आपके सामने। नया टॉपिक वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड अभी तक हम लोग ने जिन टॉपिक्स की बात कर ली थी उसके अंदर वर्ल्ड वॉर वन और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अभी टॉपिक क्या है हमारे पास में, वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो चलिए वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ आते हैं हम लोग और वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वर्ल्ड वॉर सेकंड की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक नाम घूमा करता है, हिटलर 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 हिटलर। तो क्या सिर्फ हिटलर एकमात्र रीजन था वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए? ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में लीग ऑफ नेशन का फेल्यूर, उसके बाद में नाजिज्म का उदय, नाजिज्म जिस तरीके से बर्थ लिया, नाजिज्म ने, फासिज्म ने जिस तरीके से बर्थ लिया, ये तमाम रीज़न वर्ल्ड वॉर सेकंड के पीछे आके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इन सब में भी इसके बाद भी सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न नो डाउट हिटलर को ही माना जाता है। हिटलर को कैसे सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है? बात शुरू होती है 31 अगस्त 1939 से। 31 अगस्त 1939 को क्या होता है, अभी एक मैप के अंदर हम लोग देखेंगे, मैप के अंदर देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, तो 31 अगस्त 1939 की बात कर रहे हैं। ये है जर्मनी और ये है पोलैंड, ये है इसकी बाउंड्री। जर्मनी और पोलैंड की एक बाउंड्री थी, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड की एक बाउंड्री थी। इसको बोला जाता था वेस्ट सेलेशिया। क्या बोला जाता था? वेस्ट सेलेशिया। वेस्ट सेलेशिया के ऊपर जर्मनी ने क्या करा, उसी रात में 31 अगस्त 1939 की रात में बहुत सारे सैनिक अपने भेष में कहीं ना कहीं निकले रात में और रात में जाके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक करके सेलेशिया के ऊपर अपनी पूरी की पूरी पावर को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर की। जब ये सेलेशिया के ऊपर जर्मनी पावर निकलती है, निकलने के बाद में वहाँ अटैक करती है, तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया बच्चों, इसको बोला गया ग्लेविट्स इंसिडेंट। क्या बोला गया इसको? इसको बोला हमने ग्लेविट्स इंसिडेंट। ग्लेविट्स इंसिडेंट क्या था एक्चुअली में कि जर्मन पावर्स अपने जर्मनी से निकल के बहुत सारे ट्रूप्स और उनके सैनिक अपने घर से निकलते हैं और घर से निकल के अटैक कर देते हैं किसके ऊपर जाके? पोलैंड के, वही सेलेशिया के रीजन के ऊपर जिसकी अभी हम लोग ने बात करी। आरोप लगा दिया जाता है जर्मनी के द्वारा कि ये सारा का सारा काम किसने किया है? पोलैंड ने किया है। वो आरोप क्या लगा देते हैं? ये काम पोलैंड ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये ग्लेविट्स इंसिडेंट की जिम्मेदारी पोलैंड के ऊपर रखते हुए जर्मनी क्या करता है? 1 सितंबर 1939 के ऊपर किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर अटैक कर देता है और पोलैंड को अटैक करके पोलैंड की बाउंड्री को अपने अंदर मिला लेता है। यहीं से शुरू होता है वर्ल्ड वॉर। पोलैंड की बाउंड्री को मिलाना ही था कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन तैयार बैठे हुए थे कि पोलैंड की वो मदद करते थे। पोलैंड के साथ में ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी कुछ इस तरीके की, जर्मनी अगर एक्सपेंशन करेगा तो जर्मनी के एक्सपेंशन को रोकने के लिए फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, तो फ्रांस जो है, फ्रांस इससे पूरी तरीके से सहमत नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन इस बात से सहमत नहीं है। तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन दोनों मिलकर अटैक किसके ऊपर कर देते हैं? जर्मनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। पोलैंड को सपोर्ट करते हुए जर्मनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जर्मनी का समर्थन देने के लिए यहाँ पे इटली चला आता है। शुरू में तो रशिया भी जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जर्मनी के ही साथ में था। ठीक है, रशिया भी शुरू में क्या था? थोड़ा बहुत जर्मनी का ही साथ दे रहा था। लेकिन क्या हुआ बाद में? बारबरोसा ऑपरेशन के थ्रू जर्मनी ने खुद जब सोवियत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो जर्मनी भी इनके अगेंस्ट में हो गया। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? बाद में धीरे धीरे करके अमेरिका भी वॉर में इन्वॉल्व हो गया और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद से लेके मसोलिनी और हिटलर की डेथ तक हम लोग ने इस वॉर को देखा है। ठीक है, तो मसोलिनी और हिटलर की डेथ के बाद में ही ये वॉर खत्म होता है। तो ये वॉर ऐसे ही शुरू हो गया या इसके पीछे रीज़न थे? हमने बात करनी है रीज़न की कि क्या रीज़न रहे थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था आपका शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। अभी तक वर्ल्ड वॉर के अंदर हम लोग ने कोई एशियन कॉन्टिनेंट की बात नहीं करी थी। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की भी कहीं हमने बात नहीं करी थी। यूरोप तो था ही था वर्ल्ड वॉर के अंदर, लेकिन वर्ल्ड वॉर
सेकेंड के अंदर अफ्रीका भी आके ऐड हो गया और एशिया भी आके ऐड हो गया। तो ये वॉर जो था पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वॉर बन गया। ठीक है, वॉर शुरू हुआ, वॉर एंड हो गया, हम लोग इसकी जर्नी की थोड़ी सी बात करेंगे आगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के आउटकम्स भी हमने देखे, आउटकम्स क्या हुए थे, आउटकम्स ये हुए हैं, इनकी बात हम लोग लास्ट में आके करेंगे। कई सारे लोग इस वॉर के अंदर भी मारे गए, बोला जाता है कम से कम 6 से 7 करोड़ लोग भी इस वॉर के अंदर मारे गए थे। ठीक है, लगभग 7 करोड़ लोग, जिसके अंदर अकेले सिर्फ और सिर्फ 60 लाख ज्यूज थे, जो ज्यूज मारे गए थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कैसे शुरू होता है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नो डाउट वर्ल्ड वॉर सेकेंड का असर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ही वजह से होता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जो अनसर्टेनिटी शुरू हो गई थी पूरे यूरोपियन रीजन के अंदर, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है। इसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, जैसा कि हम लोग ने अभी थोड़े समय पहले डिस्कशन किया था कि नाजिज्म और फासिज्म का यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रेंथन फॉर्म में ये दोनों के दोनों ग्रुप्स जो होते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं। फासिज्म की बात हम लोग ने करी थी इटली के अंदर, कि इटली के अंदर मुसोलिनी ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया था, और नाजिज्म को जर्मनी के अंदर किसने डेवलप किया था? हिटलर ने डेवलप किया था। अब ये जो पॉलिसीज थी, ये पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती चली गई, जैसा कि हमने अभी बात करी थी जर्मनी के अंदर कि नाजिज्म के अंदर उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नाजिज्म का? टू एक्सपेंड, एक्सपेंशन करना, वॉर करना, इन सारी चीज़ों से थ्रू वो जर्मनी को स्ट्रांग बनाना चाहते थे। तो इसी की ट्रीटी को लेते हुए कहीं ना कहीं उनके मन में ये ट्रीटी थी, उन्होंने साथ में ट्रीटी करके रखी थी जर्मनी के, जैसे इटली के साथ में ट्रीटी थी। दोनों सेम आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, नाजिज्म फासिज्म दोनों एक ही तरीके की कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की ही फॉर्म है। ठीक है, तो इस फॉर्म को इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए क्या करा था? हिटलर ने पोलैंड के ऊपर इन्वेड किया। ठीक है, हिटलर ने पोलैंड के ऊपर इन्वेड किया, और इन्वेड करने के बाद में यही जो बात कर रहे थे हम लोग 1 सितंबर 1939 में, इसने क्या करा था? इसको कंट्रोल में ले लिया। जैसे ही इसको कंट्रोल में लिया, इसने कंट्रोल में लेने के बाद वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से किलिंग होती है। पूरे वॉर के अंदर हमने देखा लगभग 60 लाख, कितने? 60 लाख जो ज्यूज हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ये कहीं ना कहीं स्टार्ट करता है वर्ल्ड वॉर को यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर यहाँ पे शुरू हो जाता है। फासिज्म एंड नाजिज्म कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े रीज़न बनते हैं। बोला गया हिटलर एक बहुत बड़ा रीज़न था इसके पीछे। ठीक है, तो क्या हिटलर ही सिर्फ रीज़न था या आगे चल के और भी कई सारे रीज़न थे? ठीक है, और रीज़न की अगर हम लोग बात करें, फ्रांस की अगर थोड़ी सी बात करें, फ्रांस जो था जर्मनी इसको पहले से ही कंट्रोल करता था। जर्मनी ने यहाँ फ्रांस पे अटैक करा और फ्रांस का आधा पोर्शन जो था जर्मनी ने अपने पोर्शन में मिला लिया। फ्रांस के ऊपर कैप्चर करना वन ऑफ द रीज़न, ये बात है 1940 की। 1940 में जर्मनी ने अटैक करा फ्रांस के ऊपर और फ्रांस को अपनी टेरिटरी के अंदर मिला लिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात कहाँ चली गई? बात चली गई आपकी जापान के अंदर। जापान इज अ पोर्शन ऑफ एशिया। ठीक है, जापान कहाँ का पोर्शन है? एशिया का पोर्शन है। अगर हम लोग देखेंगे इस साइड में चले जाएंगे तो इस साइड के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो जापान इज द पोर्शन ऑफ एशिया। जापान भी जो था वर्ल्ड वॉर के अंदर आके खुद को इन्वॉल्व कर लेता है। जापान जो है 1941 में वॉर के अंदर एंटर कर जाता है। और जापान किसको सहयोग करता है? जापान जर्मनी को और इटली को यहाँ पे हेल्प करता है। तो ये एक टीम बन जाती है जर्मनी की, इटली की और जापान की अदर पावर्स के अगेंस्ट में। अब ये पावर कौन कौन सी थी, किन किन की टीम बन जाती है, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पे देखते हैं? ये चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो जर्मनी है, जापान है, इटली है, इनको हम लोग पूरे के पूरे वॉर के अंदर क्या बोलेंगे? एक्सिस पावर्स बोलेंगे, क्योंकि ये एक्सिस पावर्स थी, ये सारी की सारी एक्सिस पावर्स। बाद में अलाइनमेंट किनका होने लगा? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड को बचाने के लिए आते हैं। बाद में रशिया और यूएसए भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पोलैंड को भी लिख सकते हैं। और ये सब कौन थी? एलीट पावर्स थी। ठीक है, तो एक्सिस पावर्स और एलीट पावर को एक बार हमने फिर से देख लिया। रीजन क्या है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के स्टार्ट होने का? रीजन है राइज ऑफ हिटलर। राइज ऑफ हिटलर क्यों हो रहा है? राइज ऑफ हिटलर का मतलब नाजिज्म और फासिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल रहा है। मसोलिनी भी इसके पीछे जिम्मेदार था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ल्ड वॉर होना शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर के बाद में जब जापान भी यहाँ पे आके एंटर कर देता है, जापान अटैक कर देता है किसके ऊपर? जापान अटैक कर देता है पर्ल हार्बर के ऊपर। पर्ल हार्बर के ऊपर जो अटैक होता है जापान का, ये पर्ल हार्बर का अटैक जो होता है ऑफिशियली यहाँ पे एंटर किसको करा देता है? ऑफिशियली यहाँ पे एंटर करा देता है 1941 में यूएसए को।
यूएसए इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर करता है, और एंटर करते ही इसके बाद में यहाँ पे रशिया भी आके एंटर कर देता है, और रशिया किसके अगेंस्ट में आ जाता है, कहीं ना कहीं पहले समर्थक था जर्मनी का, और फिर ये जर्मनी के अगेंस्ट में आ जाता है। और रशिया और यूएसए के आने के बाद से ही पूरा का पूरा गेम यहाँ पे चेंज हो जाता है, और गेम चेंज होते ही पूरी की पूरी जो जर्मनी एक पूरी तरीके से पावरफुल होके कहीं ना कहीं जीतती चली जा रही थी, जिसको इटली भी सपोर्ट कर रहा था। इटली और जर्मनी पूरा कंप्लीट फॉर्म में एक वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ही पावरफुल होकर लड़ रहे थे, क्योंकि इटली और जर्मनी, खासकर जर्मनी ने क्या करा था, फ्रांस को भी कैप्चर कर लिया था, रशिया के सोवियत पोर्शन को भी बहुत बड़ा कैप्चर अपने अंडर कर चुके थे, और कई सारी ऐसी और आसपास की टेरिटरीज के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन यूएसए और रशिया के आते ही उसका पूरा का पूरा गेम बिगड़ जाता है। फाइनल होता क्या है, मुसोलिनी 1945 के अंदर, जो कि इटली का शासक था, इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इसको मर्डर कर दिया जाता है, और जो हिटलर है वो हिटलर कहीं ना कहीं इस वॉर को जो है अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाता है, तो ये यहाँ पे सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर को हम लोग ने देखा एक पूरे कहीं ना कहीं छोटे से फॉर्म में। ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर का पूरा किस तरीके से कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। तो फासिज्म एंड नाजिज्म हमने बोला एक जिम्मेदार था उसके पीछे। ठीक है, ये जापान का देख लीजिए आप लोकेशन, जापान यहाँ पे था, पैसिफिक का पूरा पोर्शन जो लीड कर रहा था वो जापान यहीं से लीड कर रहा था। ठीक है, तो ये भी एक्सपेंड करता चला गया और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करा लेता है। ठीक, तो ये जो जर्मनी है और ये जो इटली है, ठीक है, इसके साथ में कौन आ गया था, जापान इसके साथ में ऐड हो गया था आके। इधर हमने देखा फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और इधर अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा रशिया का जो भी पोर्शन था वो रशिया का पोर्शन, पोलैंड का पोर्शन, पोलैंड के पोर्शन के साथ में कौन इनके साथ में आके मिल गया, इनके साथ में आके यूएसए भी मिल गया। तो लास्ट में क्या होता है, एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिलती है किसको, एलीड पावर्स को। ठीक है, एलीड पावर यहाँ पे जीत जाती हैं। अब हम लोग अगर कॉन्सिक्वेंसेस और रीजन की बात करें, ठीक है, तो इन सब के पीछे में जिम्मेदारी किसकी होती है, अगर हम लोग देखें तो ये जिम्मेदारी इसके पीछे किसकी होती है, बोला गया कि जिम्मेदार कुछ फैक्टर्स हैं इसके पीछे, जैसे नाजिज्म एंड फासिज्म। नाजिज्म और फासिज्म तो इसके पीछे जिम्मेदार होते ही हैं। अगर हम लोग कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं इसके, तो नाजिज्म और फासिज्म इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। देखिए, ये बहुत सारे इन्वेजन्स हैं जो समय समय पे होते रहे। मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी से आपको पूरे के पूरे सारे के सारे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में चीज़ें बता दी हैं कि वर्ल्ड वॉर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर की पूरी जर्नी वो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इवेंट्स हुए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि कॉजेस क्या थे वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के। ठीक है, तो हम लोग इन्वेजन्स जो भी हुए और जो भी सारी चीजें हुई हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं कॉजेस की बात करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी आएंगी, उन टर्मिनोलॉजीज को भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे कि इसका मतलब था क्या। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज पे भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इनके कॉजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। कॉजेस क्या थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के? कॉजेस के अंदर पहला कॉज जो था आपका नाजिज्म एंड फासिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से राइज ऑफ हिटलर, और साथ ही साथ में हमने मसोलिनी को भी यहाँ पे देखा। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर इसके अंदर लिखे तो हम लोग ये बोलेंगे इसके अंदर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का फेलियर भी इसके अंदर जिम्मेदार था। जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में लीग ऑफ नेशन का कंस्ट्रक्शन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके पीछे जो लीग ऑफ नेशन था वो सक्सेसफुली डिफेंड नहीं कर पाया और फेल हो गया लीग ऑफ नेशन। तीसरी चीज़, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वॉज ऑल्सो द रीज़न कि जो भी लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से सहमत नहीं थे उन सब ने आके अपना एक यूनिफिकेशन बनाया और एक्सिस पावर में कन्वर्ट हो गए। जर्मनी इससे सेटिस्फाई नहीं था, इटली इससे सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है, और जापान भी इससे सेटिस्फाई नहीं था। तो इन सारी कंट्रीज ने आके अपना यूनियन बनाया और ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी एक जिम्मेदार था वर्ल्ड वॉर होने के लिए। इसी समय में हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन 1929 का समय है। 1929 के समय में वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन भी चल रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस वाज द वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन लोगों का होता चला जा रहा था। ठीक है, आगे अगर हम लोग इस एक पॉइंट की और बात करें तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट भी हम लोग इसके अंदर बोल सकते हैं कि जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी, अपीजमेंट की पॉलिसी किसको कहेंगे? अपीजमेंट की पॉलिसी वो पॉलिसी होगी कि यहाँ पे जब हिटलर जो था
नाजिज्म को बढ़ावा दे रहा था पूरी तरीके से और धीरे धीरे फ्रांस को कैप्चर कर रहा था या तमाम आसपास की टेरिटरी को कैप्चर कर रहा था, तो और दूसरी पावर्स उसके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं रही थी बल्कि उसको बढ़ावा दे रही थी। ठीक है, बढ़ावा इन द सेंस इसलिए दे रही थी क्योंकि उनको इस बात का डर था कि हिटलर क्या है, कहीं ना कहीं अभी डिक्टेटरशिप को आगे बढ़ा रहा है, नाजिज्म को आगे बढ़ा रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको बढ़ने दो। अगर हमने इसको रोक दिया तो जितनी भी डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, ठीक है, या कम्युनिस्ट पावर हैं, वो आगे बढ़ के आ जाएंगे हिटलर के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए। तो इससे खतरा किसको है? खतरा कैपिटलिज्म को है, खतरा जो आपका नाजिज्म या डिक्टेटरशिप को है। तो इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने जो थी हिटलर को विरोध नहीं किया और यही पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, इसी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के बाद में ही यहाँ पे ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे कुछ वर्ड्स की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो कुछ वर्ड के अंदर अगर हम लोग बात करें ब्लिट्जक्रिग, ठीक है, ब्लिट्जक्रिग की अगर बात करें हम लोग, ये ब्लिट्जक्रिग क्या है? ये कुछ नहीं, एक लाइटनिंग वॉर की तरह है, बस एक छोटा हल्का फुल्का वॉर था। इसका वॉर के अंदर ये हुआ था कि बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है, जर्मन जो फोर्सेस थी वो कहीं ना कहीं एंटर कर गई थी। बेल्जियम, एक तरफ बेल्जियम है और एक तरफ नीदरलैंड है। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? धीरे धीरे करके, मैंने बोला ना, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को जो रोका गया था, कहीं ना कहीं हिटलर को रोका नहीं जा रहा था, तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जिम्मेदार थी। तो इसके पीछे ये हुआ था कि हिटलर धीरे धीरे करके क्या कर रहा था? एक्सपेंड करता चला जा रहा था अपनी पावर को। तो हिटलर का एक्सपेंशन जो था वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में हमको यहाँ पे इस वर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, जर्मन फोर्सेज यहीं पे नहीं रुकी। जर्मन फोर्सेज जो थी पेरिस, फ्रांस के अंदर, जो अभी हम लोग ने बात करी थी कि फ्रांस को भी इन्होंने आधा कैप्चर कर लिया था, तो फ्रांस के अंदर ये लोग चले जाते हैं। फ्रांस तक नहीं रुकते, अभी हमने क्या देखा? पोलैंड के अंदर भी जाके इन्होंने वहां पे अटैक किया और पोलैंड के अंदर भी जाके उसको अटैक करते हैं। ठीक है, तो ब्लिट्जक्रिग जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है? इनका एक्सपेंशन पॉलिसी है जो ये लोग अपना रहे हैं, छोटा मोटा लाइटनिंग वॉर की तरह है। ठीक है, टर्न अराउंड कहाँ से होता है? टर्न अराउंड यहीं से होता है कि जब यहाँ पे आके हमने देखा कौन आके ऐड हो जाता है, जब यहाँ से आके ऐड हो जाते हैं रशिया। ठीक है, रशिया से पहले भी क्या होता है? रोमानिया और बुल्गारिया जो है वो आके सीधे एक्सिस पावर के अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, रशिया के साथ में जो भी है वो कौन, रशिया के से जो है उसके इन्वॉल्वमेंट से भी पहले कौन आके यहाँ पे ऐड हो जाता है? रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया किसको ज्वाइन कर लेते हैं? एक्सिस पावर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। एक्सिस पावर में कौन आता है भाई? जर्मन ट्रूप्स, यूगोस्लाविया और ग्रीस तक के ऊपर ये लोग चले जाए। तो एक्सपेंशन पॉलिसी जो है ये धीरे धीरे अपनाते चले जा रहे हैं। जर्मन जो है पूरे के पूरे यूरोप को ऑक्यूपाई करने में लग जाता है और हिटलर की पॉलिसी जो एक्सपेंशन की थी यही इसका टर्न अराउंड था। ठीक है, ऑपरेशन बारबारोसा को अगर हम लोग देखें, कुछ टर्मिनोलॉजीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन बारबारोसा को अगर हम लोग देखें तो हिटलर ने क्या करा था? हिटलर ने ऑर्डर दे दिया था सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक करने का। जून 22, 1941 में सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, सोवियत यूनियन को जर्मनी के अंडर मिलाने का अटैक दे देता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे जर्मन ट्रूप्स जो है वो हार के वापस चले आते हैं। तो हिटलर जो है बाद में अटैक करने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन रशिया और सोवियत यूनियन नो डाउट इससे नाराज हो जाएंगे और वो फिर बाद में आके किसको ज्वाइन कर लेते हैं? एलीट पावर को आके ज्वाइन कर लेते हैं। पर्ल हार्बर का अटैक, जापानीज की बात करते हैं हम लोग। जापान ने क्या करा था? पर्ल हार्बर अटैक किया, जिसकी वजह से यूएसए नाराज हो गया। तो यूएसए ने क्या करा था? अपने पार्लियामेंट में अगेन फिर एक जो था संसद में, कांग्रेस में एक बिल पास कराया और उसके अंदर वर्ल्ड वॉर के अंदर जाने की एंट्री वहां से ले ली। ठीक है, और जर्मनी की जो एक्सिस पावर थी उसके अगेंस्ट में, ठीक है, इसने क्या करा? वॉर डिक्लेयर कर दिया यूएसए ने और जाके किसमें ऐड हो गया? यूएसए एलीड पावर्स के अंदर। ठीक है, तो ये कौन एक्सिस पावर में है, कौन एलीट पावर में, ये हमको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, यूएसए का एंट्रेंस होता है, यूएसए के एंट्रेंस के बाद में तमाम चीज़ें पूरी की पूरी चेंज हो जाती हैं, एलीट पावर की विक्ट्री हो जाती है। एलीट पावर में अगर हम लोग देखें कौन कौन आता है, जिसके फ्रांस आ जाता है। ठीक है, फ्रांस के बाद में हम लोग देखें ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में रशिया आ जाता है, रशिया के साथ में यूएसए आ जाता है। ये तमाम पावर्स जो होती हैं वो आके इस वॉर को जीत लेती हैं। हार इसमें किसकी होती है? जर्मनी की हार होती है, इटली की हार होती है और जापान की हार होती है। ठीक है, सारी पावर्स तो धीरे धीरे सरेंडर कर देती हैं। इटली में एग्जीक्यूशन हो जाता है मसोलिनी का, मसोलिनी यहाँ मारा जाता है तो इटली आके सरेंडर कर देती है। जर्मनी में
सुसाइड कर लेता है हिटलर, तो जर्मनी आके सरेंडर कर देती। लेकिन जापान जो था ये सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जापान बोला मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो जापान से पूछा गया सरेंडर ना करने का रीज़न, तो वो भी एक्सपेंशन पॉलिसी को और हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या होता है उसके बाद में ये होता है कि बॉम्बार्डमेंट होता है। बॉम्बार्डमेंट का मतलब इसके ऊपर अटैक होता है। अटैक किसके ऊपर होता है? हिरोशिमा और नागासाकी के जो आपने बॉम्बिंग सुनी है वो जापान के ऊपर अटैक होता है। और जापान के ऊपर अटैक होने के बाद में पूरा का पूरा जो है जापान यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब, पहली बार किसी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब से क्या हुआ था, अटैक हुआ था। और उस एटॉमिक बॉम्ब से कहीं ना कहीं जापान पूरी तरीके से घबरा जाता है। और घबराने के बाद में फाइनली जापान भी आके क्या कर देता है, यहाँ पे सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो जो वॉर 1939 में यहाँ पे क्रिएट होता है और वो 1945 में आके उसका एंड हो जाता है। ठीक, अब इससे पहले यूनाइटेड नेशन से चाहने से पहले हम लोग ये समझ लें कि इसकी आउटकम क्या हुई। इसकी आउटकम ये हुई कि बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे करके यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गए, जिससे आगे आने वाले वॉर्स को रोका जाए। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हो गया था आफ्टर दी वॉर, तुरंत वर्ल्ड बैंक का भी यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन हो गया था। तो वॉर के आउटकम्स इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि लोग इतना ज़्यादा इससे कहीं ना कहीं इम्पेक्टेड हुए थे या इफेक्टेड हुए थे, इतना प्रभावित लोग हुए इससे, इस पूरे के पूरे वॉर से, कि वो इन सारी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहते थे। तो उसके लिए कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आए, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में लीग ऑफ नेशन आया, उसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होना शुरू हो गए। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को ये पढ़ना है कि धीरे धीरे करके जो जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होना शुरू हुए वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन से हुए। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में हमको इतना ही पढ़ना था। हमने इवेंट्स देख लिए, कॉजेज देख लिए और आउटकम्स देख ली। अब आउटकम्स के बाद में हम लोग कहाँ चले आते हैं सीधे के सीधे यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। हिस्ट्री एंड फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये आपका नेक्स्ट पोर्शन है सिलेबस का। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की, तो लीग ऑफ नेशन को हमने फॉर्म होते हुए देखा। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 के समय में फॉर्मेशन हुआ था इसका। ठीक है, इसमें टोटल 42 कंट्रीज थी, 42 कंट्रीज थी। ठीक है, इसका जो बेसिक गोल थे, बेसिक गोल के अंदर पीस को प्रमोट करना था। पीस हो, किसी भी तरीके का कोई वॉर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स को बैलेंस करना इसका वन ऑफ द टारगेट में से कुछ थे। ठीक है, लेकिन ये पीस भी कहीं ना कहीं प्रमोट करने में विफल हो गए। ठीक है, और इन्होंने अपने कई सारे मेंबर्स भी धीरे धीरे करके खो दिए। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 ही नहीं होता अगर ये पीसफुल मूवमेंट चलाने में कामयाब हो पाते। तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया पूरी तरीके से। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसी लीग ऑफ नेशन को ऑफिशियली चेंज किस में कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन में। और यूनाइटेड नेशन में 51 मेंबर स्टेट्स बनाए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएन सिंबल, अगर हम यूनाइटेड नेशन का सिंबल देखें तो यूनाइटेड नेशन का सिंबल हमारे पास में ये है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ओलिव ब्रांचेस रिप्रेजेंटेड पीस। कई सारी ब्रांचेस एक साथ आके क्या हुआ, यहाँ पे पीस को प्रमोट करने की बात करते थे। यूएन का मेन गोल वही था कि वर्ल्ड के अंदर पीस को प्रमोट करना और सिक्योरिटी को प्रमोट करना। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर 193 नेशनल मेंबर्स हैं टोटल के टोटल, जो पूरे के पूरे नेशन से टोटल कितने 193 मेंबर्स हैं। आपको जानना ये जरूरी है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे था और एम क्या था इसका, हमको यही ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यहाँ पे जानने की जरूरत है। ठीक है, जनरल असेंबली की बात करें तो जनरल असेंबली क्या थी, पार्लियामेंट ऑफ नेशंस। जनरल असेंबली पार्लियामेंट ऑफ नेशन, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। ठीक है, और इसको डिसाइड कौन करेगा, 2/3 की मेजोरिटी। ठीक है, अगर 10 मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं टोटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो 10 में से 2/3 मेंबर्स को ये परमिशन होगी कि अगर 2/3 लोग अगर उसको जो है मानने को तैयार है तो वो इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ों पर डिसीजन होगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इश्यूज, इनके टॉपिक पे बात हुआ करेगी। एडमिटिंग न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स को कौन कौन एडमिट कर सकते हैं, कौन कौन नए मेंबर आ सकते हैं, और बजट में क्या चेंज होना है, जो भी एक्सपेंडिचर चलेंगे जनरल असेंबली के वो किस तरीके से चलेंगे। ठीक है, इसका एनुअल रेगुलर सेशन होता है सितंबर से दिसंबर के वीक में, जैसे कांग्रेस का लगातार सेशन होता था सितंबर के दिसंबर से वीक में, ऐसे इसका भी लगातार सेशन होता है।
ठीक है। तो ये जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी जो आपकी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, वो सिक्योरिटी काउंसिल का भी जो टारगेट था वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का था, ठीक है। और ये जो थी पूरी की पूरी, जब आपको पीस जो है खतरे में हो, जब आपका पीस खतरे में है कि कहीं पे जो है शांति नहीं है या वॉर में कहीं ना कोई लोग इन्वॉल्व हो गए या उल्लंघन हो रहा है किसी ना ट्रीटी का, तब सिक्योरिटी काउंसिल आएगी और आके अपना डिसीजन सुना सकती है या ले सकती है अपना डिसीजन, ठीक है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स जो थे वो इसके अंदर रहते थे इसके अंदर, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके। 5 परमानेंट मेंबर्स कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। वो परमानेंट मेंबर कौन कौन से? रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, यूके है, यूएस है, ठीक है। रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, यूएस। देख सकते हैं आप लोग ज़्यादातर कंट्रीज कौन है, वही एक्सिस पावर की कंट्रीज है जो विनर रही थी, ठीक है। और 10 अलग, टोटल 15 मेंबर बताए ना, 15 ये हैं और 10 जो है हर साल के 2 साल के बाद में इसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर में से 9 लोग अगर यस वोट करेंगे, अगर किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेना है, तो उन 9 यस मेंबर्स की कहीं ना कहीं बातों को माना जाएगा, ठीक है। जब भी इंटरनेशनल पीस या किसी भी तरीके का कोई खतरा है तो उसको, उस डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा। प्रिंसिपल्स इसके बनाए गए हैं सेटलमेंट को करने के लिए कई सारे। अगर कहीं पे भी ऐसी पीस को उल्लंघन की बातें होती हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पे आता है और आके काम करता है, ठीक है। मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं काउंसिल के लोग? इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं उस कंट्री के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शन। जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब अटैक किया, अभी रिसेंट में हम लोग यही न्यूज़ देख रहे हैं, तो जब यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है तो यूक्रेन के ऊपर अटैक होने के बाद में कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर लग गए, ठीक है। ऑर्डर है आर्म्स एम्बार्गो का भी ऑर्डर कर सकते हैं ये लोग। ऑल नेसेसरी मीन्स, मेंबर स्टेट जो हैं सभी नेसेसरी मीन्स को यहाँ पे यूज़ करके वॉर को रोकने की हर एक पॉसिबल कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे इनके अंदर भी सिक्योरिटी काउंसिल का कोई ना कोई चेयरमैन होता है, नए मेंबर को इंक्लूड करने की भी बात होती है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको हम लोग कहते हैं, जो डिसीजन आपको किस चीज़ के देता है? वो डिसीजन आपको देता है किसी भी तरीके के जो आपके डिस्प्यूट्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के। जैसे एग्जाम्पल ले लें, पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में अगर किसी चीज़ का लेकर डिस्प्यूट है, मान लिया जम्मू एंड कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है, पीओके जो एक पोर्शन पड़ता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इसका केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलेगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन दोनों के बारे में डिसीजन को सुना सकते हैं, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है 15 जजेस होते हैं इसके अंदर टोटल, ठीक है। और वो जॉइंटली इलेक्ट किए जाते हैं कहीं ना कहीं जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। डिस्प्यूट कंट्रीज के बीच में ही रिजॉल्व करना इनका काम होता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो फॉर्मेशन हुआ था वो किस लिए हुआ था? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था जितनी भी इकोनॉमिक और सोशल वर्क हैं पूरे के पूरे कंट्रीज के अंदर, या यूएन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या फैमिलीज हैं, वो इकोनॉमिक और सोशल बैलेंस को किस तरीके से बनाएंगे उस बात को इसके अंदर प्रमोट करने की बात की गई थी, ठीक है। ये कंट्रीज आपस में कोऑपरेशन करें, कोऑपरेशन के साथ में डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पे होगी, ठीक है। एनजीओज वगैरह जो भी हैं उनके साथ में कंसल्ट किया जाएगा और कहीं किसी को अगर यूएन के अंदर किसी भी तरीके के कोई संबंध या आपसी रिलेशन खराब होने की बात होंगी तो उनके लिए भी इकोनॉमिक काउंसिल काम करेगी। इकोनॉमिक काउंसिल जो है आपके, वो इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर हम लोग जो है कुछ कमीशंस भी हैं जिनको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। वो कमीशन कैसे हैं यहाँ से आपको और डिटेल में पता लग जाएगा कि इकोनॉमिक काउंसिल का काम क्या क्या है। ह्यूमन राइट कमीशन जो है इकोनॉमिक काउंसिल या सोशल काउंसिल के अंडर में ही काम करता है। सोशल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ विमेन का स्टेटस कैसा है, अप डाउन किस तरीके का स्टेटस है और कैसे हम लोग को रिजॉल्व करने हैं विमेन डिस्प्यूट्स को, इसकी भी बात कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। क्राइम प्रिवेंशन भी इसी का काम है, क्राइम प्रिवेंशन भी यही करता है। नारकोटिक ड्रग्स वगैरह के ऊपर किस तरीके से रोक लगाना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी काम किसका है? वो भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ही इसको लेकर डिसीजन देता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, ये भी काम किसका है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब अगला जो है आपका वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। इसके अंदर जो है 11 ट्रस्ट टेरिटरीज जो हैं 7 मेंबर स्टेट के साथ में यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा, 11 ट्रस्ट टेरिटरीज जो है 7 मेंबर कंट्रीज के साथ में स्टेप आउट करती हैं, इसके अंदर आती हैं। और ये क्या करती हैं? ये लोग टेरिटरीज जो हैं
किसी भी कंट्रीज़ की जो टेरिटरीज़ हैं वो अपनी गवर्नमेंट के लिए किस टेरिटरीज़ को लेना चाहते हैं। जैसे जर्मनी ने अटैक कर दिया फ्रांस के ऊपर, अब फ्रांस की टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, तो इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश करेगी द ट्रस्टीशिप काउंसिल कि आपकी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के अंडर में है, तो आप फ्रांस के अंदर कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को या कैप्चर करने के लिए या बाउंड्रीज को डिसाइड करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, अभी इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, टोटल कितने 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, और ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्हीं के हिसाब से बनाते हैं, अमेंड करते रहते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल। द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट क्या है? सेक्रेटरीट का मतलब ये है कि ये जितने भी सब्सटेंटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं यूएन के, ठीक है, जो भी जनरल असेंबली ऐसे जो भी वर्क होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड या सब्सटेंटिव रिलेटेड, उन वर्क को देखती है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, अदर बॉडीज, जो भी ऐसी बॉडीज है, उन सारे के सारे वर्ड का जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस देती है, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे काम कैसे करना है उसके ऊपर ये लोग बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज आके इन्वॉल्व होती हैं जो यूएन के मेंबर्स हैं सीधा सीधा। एंटोनियो गुटेरेस करंट में इसके प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक, ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाद में कुछ मेजर ऑफ द एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की। अब यूनाइटेड नेशन के हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, अब यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी एजेंसीज हैं, जो एजेंसीज आपके पार्ट ऑफ द सिलेबस है और सोसाइटी में किस तरीके का योगदान देती है, उनकी 1 बाय 1 बात अगर हम लोग करें तो पहली है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का मतलब यूनिसेफ होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो इसका जो यूनिसेफ को स्टैंड करते थे या इसका फुल फॉर्म था वो था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। बाद में इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया, लेकिन ये जाना आज के समय में भी यूनिसेफ के नाम से ही जाता है। जनरल असेंबली ने इसको क्रिएट किया था, जनरल असेंबली के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था, और ये काम किसके लिए करता है? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो भी चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए काम करता है ये। ठीक है, ये टोटल जो है 36 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो इसके लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्क कि जो बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ के लिए हो गया, उनके एजुकेशन के लिए हो गया या उनके न्यूट्रिशन के लिए हो गया, उन तमाम तरीके के वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूनिसेफ को बनाया गया था। यूनिसेफ को इसके लिए अवार्ड भी दिया जा चुका है, नोबेल प्राइज फॉर पीस से इसको अवार्डेड किया गया था 1965 में, और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस से भी इसको अवार्ड किया दिया था 1989 के अंदर। ठीक है, वही जो हमने बात करी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है उनके सर्वाइवल के लिए, हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए या उनके एजुकेशन वगैरह के लिए, इन सारी चीज़ों को ये प्रमोट करता है। ठीक है, इनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को भी चलाते हैं, टीकाकरण वगैरह जैसे होता है वो तमाम तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह भी इसके अंदर चलाते हैं। जैसे पोलियो के भी जो प्रोग्राम्स है सारे के सारे वो इसी के अंदर चलते हैं। ठीक है, वो उनके सैनिटेशन वर्कर्स जो भी हैं, जितने भी ट्रेनिंग भी देते हैं ये लोग, पर्सनल इंक्लूडिंग हेल्थ, सैनिटेशन वर्कर्स, टीचर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो होंगे वो कौन होंगे? बच्चों को न्यूट्रिशन देंगे, जो लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ जो लोग प्रोवाइड करेंगे डॉक्टर्स होंगे। टीचर्स बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, या जो ऐसे पर्सनल हो जो बच्चों के कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उन सबको क्या करता है? ये फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ में ये सप्लाईज, टेक्निकल सप्लाईज भी करता है, इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करता है, और विलेजेस के अंदर किसी भी तरीके की कोई एड या ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, जिसको कुपोषण कहते हैं हम लोग। मेल न्यूट्रिशन का शिकार मतलब उनको न्यूट्रिशन सही अमाउंट में मिल नहीं पाता, तो ये उनको फंड प्रोवाइड उसके लिए भी करता है और सपोर्ट देता है कहीं ना कहीं कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे दूर करोगे। ठीक, ये डिजीजेज जैसे कि टीबी, मलेरिया, आई डिजीजेज, स्किन डिजीजेज, तमाम तरीके की जो डिजीजेज जो बच्चों के अंदर हो सकती हैं, तमाम लोगों में हो सकती हैं, उनको लेके भी प्रोग्राम बनाता है और उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपने बहुत ही ज़्यादा सुना और इसकी फंक्शनिंग भी बहुत ज़्यादा तक आपके समझ में आ गई होगी जब से हमारे यहाँ कोविड-19 आया। ठीक है, कोविड-19 के बाद में हमने देखा कि WHO का रोल क्या था पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक गाइडेंस देने का कि किस तरीके से हम लोग WHO के द्वारा बनाए हुए गाइडेंस के थ्रू अगर चले तो हम लोग कोविड या कोविड-19 से बच सकते हैं। ठीक है, इसका मेन टारगेट क्या होता है, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए जितना पॉसिबल हो सके और जितना अच्छा हो सके उस हेल्थ को गेन करना या उस हेल्थ को अचीव करना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा के अंदर है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसका मेन एम ये है कि गवर्नमेंट को ये क्या करता है, हेल्प करता है कि जिससे वो पब्लिक हेल्थ और मेडिकल रिसर्च पे काम कर सके। ठीक है, और अगर हम लोग आगे फंक्शंस की बात करें इसके, तो फंक्शंस की बात इसकी ये कि हेल्थ सिस्टम के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए भी फंड प्रोवाइड करता है, कंट्रीज को फंड देता है। ठीक है, जो जिस कंट्रीज को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ड्रग्स चाहिए होते हैं, मेडिकल केयर चाहिए होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स की अगर उनको ज़रूरत है, जैसे कि चिल्ड्रन को इम्यूनाइज करना है कई सारी बीमारियों से, डिजीज जैसे मलेरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, व्हिपिंग कफ, ये सब जो भी है इन सबको रिड्यूस करने में ये काम करता है और लोगों की गवर्नमेंट की भी मदद करता है। ठीक है, ये रिसर्च भी बढ़ाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देता है कि किस तरीके से डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाए। जैसा कि अभी रिसेंट में हमने देखा कोविड के समय में कई सारे रिसर्च प्रोग्राम WHO के द्वारा चलाए गए। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों को पीना है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग फॉर्म में कैसे हो सके उसके बारे में भी ये जानकारी देता है और लोगों को अवेयर करता है। अवेयर ये ऐसे भी करता है कि कई सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स या ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो हेल्थ केयर पर्सनल के लिए होती हैं उनको प्रोवाइड करता है। जो लोग जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या हमारे टीचर्स हैं या पर्सनल जो भी हैं उन सबको ये गाइडेंस प्रोग्राम भी देता है कि जिसके थ्रू लोगों को जाके जो ट्रेनिंग है कि बताया जा सके कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, डिजीज़ को फाइट करने के लिए और उनको रोकने के लिए ये पूरी की पूरी योजनाएं बनाता है और उनको रोकने का काम करता है। ठीक है, ये हेल्थ जर्नल्स भी हर साल क्रिएट करता है। ठीक है, हेल्थ जर्नल्स वगैरह बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स, बहुत सारी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो लोगों के सामने आर्टिकल के फॉर्म में या रिसर्च पेपर के फॉर्म में पब्लिश होती हैं, वो काम करना भी इसी का काम होता है। अगला देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने है यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को को इस्टेब्लिश किया गया था 1946 के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि पीस एंड सिक्योरिटी जो वर्ल्ड के अंदर है उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, और वो प्रमोट कैसे किया जा सकता है, वो प्रमोट ऐसे किया जा सकता है कि हम लोगों को एजुकेट कर दें, उनको साइंस में आगे बढ़ाएं, उनके कल्चर और कम्युनिकेशन में बढ़ावा करना शुरू कर दें। ये बना कहाँ था, पेरिस, फ्रांस के अंदर। कहाँ बना था, पेरिस, या जो कि राजधानी है फ्रांस की, पेरिस के अंदर बना था। फंक्शन क्या है, फंक्शन यूनेस्को के ये है कि इलिटरेसी जो है उसको पूरी तरीके से रिड्यूस करना है, ख़त्म करना है। और वो ख़त्म कैसे होगी, वो ख़त्म होगी हम जब एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन के साथ में हम लोग उनको किसी भी तरीके का कोई भी एजुकेशन हो वो एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, इन सब का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन किया जाए जिससे लोगों तक एजुकेशन पहुँचे। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाए एजुकेशन के लिए। जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, इस काबिल नहीं है कि एजुकेशन को ले सकते हैं, तो उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, उनको हेल्प दी जाए। ठीक है, स्पेशल एम्फेसिस इसका किसके ऊपर रहता है, विमेन एंड गर्ल्स के ऊपर रहता है, उनके एजुकेशन के ऊपर ही ज़्यादातर इसका एम्फेसिस रहता है। ठीक है, साइंटिफिक एजुकेशन को भी बढ़ावा देना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स जगह जगह पर डेवलप हो और लोगों के अंदर एजुकेशन प्रमोट होना शुरू हो जाए। ठीक है, एडवाइजेज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, सिलेबस, टीचर ट्रेनिंग वगैरह टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा तो बच्चे जो है उसी तरीके से ट्रेनिंग को एक्सेप्ट भी करेंगे और ज़्यादा कहीं ना कहीं नेचुरली अटैच होते चले जाएंगे एजुकेशन के साथ में। ठीक है, लाइब्रेरी सिस्टम या फेलोशिप को भी बढ़ावा देने का काम कौन करता है, यूनेस्को करता है। तो यूनेस्को की ये तमाम काम है, खास करके इसका जो फंक्शन है पीस को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी वर्ल्ड में किस तरीके से आएगी उसको बढ़ावा देना है। वो इनका जो मानना है किस हिसाब से आएगी, वो जितना हम प्रमोट करेंगे एजुकेशन को, साइंस को, कल्चर को, कम्युनिकेशन को, उसी तरीके से हमारे यहाँ पीस और इंटीग्रिटी आ सकती है।
नेक्स्ट है नॉन अलाइन मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो कि 1955 से लेके 1970 तक चला। क्या था, नाम मूवमेंट या नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू होता है जब हमारी बैंडिंग कॉन्फ्रेंस होती है। बैंडिंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, इसको बोला गया एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस। क्या बोला गया, एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसके अंदर एशियन कंट्रीज के साथ में कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी साथ में आके जुड़ी थी, ठीक है। एशिया हो जाए चाहे अफ्रीका हो जाए, ये तमाम कंट्रीज ऐसी कंट्रीज थी जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला गया। थर्ड वर्ल्ड नेशन या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इनको इसलिए बोला गया क्योंकि ब्रिटेन से आज़ादी के बाद में वो कंट्रीज जो किसी को भी फेवर नहीं करना चाहती थी, वर्ल्ड वॉर भी हुआ था उसी समय में, तो बोला गया था कि कुछ कंट्रीज एक्सिस की तरफ बोल रही थी, कुछ सपोर्ट कर रही थी, एलिट पावर को सपोर्ट कर रही थी, कुछ कंट्रीज न्यूट्रल थी और वो सॉवरेन रहना चाहती थी, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, किसी के अंडर में नहीं आना चाहती थी। उन्होंने अपनी एक अलग से कॉन्फ्रेंस की, एक अलग से अपना पूरा का पूरा संगठन बनाया जिसको हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। उसके मेन मेंबर्स के अंदर जो मेंबर्स थे उनमें वन ऑफ द मेंबर वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस समय में क्या हुआ, जो बैंडिंग कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पे 10 पॉइंट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया और वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो यूएन चार्टर के 5 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, जिसके अंदर वर्ल्ड पीस और कॉपरेशन की तो बात की गई थी, साथ ही साथ में ये भी बात की गई थी कि हम कंट्रीज सॉवरेन रहना चाहते हैं और न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम किसी भी कंट्री को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट इसी को लेकर क्रिएट कर दिया गया 1961 के अंदर और ये नॉन अलाइन मूवमेंट लगभग 1970 तक चलता रहा। इसके अंदर इसके 5 फाउंडिंग मेंबर आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, टीटो ऑफ यूगोस्लाविया के टीटो, ठीक है, सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया के सुकार्नो, और नासिर इजिप्ट के नासिर, और नक्रुमा ऑफ घाना, नक्रुमा जो थे वो घाना के थे, ठीक है जी। तो 5 मेंबर ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट को यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक। इसके अंदर बोला गया कि जो कोल्ड वॉर चल रहा है, ये जो कोल्ड वॉर क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 चला, वर्ल्ड वॉर 2 चला, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कोल्ड वॉर होना शुरू हो गया। कोल्ड वॉर का मतलब जो एलिड एक्सिस पावर्स थी उनके बीच में आपस में वॉर शुरू हो गया। वो वॉर हथियारों से नहीं होता था, लेकिन वो वॉर कभी बिजनेस सैंक्शन के रूप में हो जाता था, कभी किसी देश के ऊपर रोक लगाने से हो जाता था। आपस में ही तमाम तरीके की उलझने या टेंशंस क्रिएट रहती थी। कंट्री एक दूसरे पर अटैक तो नहीं करती थी, लेकिन उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती रहती थी। तो ये कोल्ड वॉर के फॉर्म में यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। 100 स्टेट्स जो थी लगभग 20वीं शताब्दी तक इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन अलाइनमेंट इन यूरोप के अंदर नॉन अलाइनमेंट जो क्रिएट हुआ उसके अंदर यूगोस्लाविया की अगर हम लोग बात करें, यूगोस्लाविया सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसके लिए, ठीक है। इसने क्या करा था, सोवियत के जो इन्फ्लुएंस था उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और ये कंफर्म कर दिया टीटो, जिनके भी हम लोग बात कर रहे थे यूगोस्लाविया के, कि वो एक इंडिपेंडेंट पावर और किसी को भी सपोर्ट देने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो यूरोप के अंदर बाकी आगे स्टालिन के डेथ वेथ की बात है, वो सब तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट इन एशिया की अगर बात करें तो ज़्यादातर एशिया जो थी उन्होंने बैंडिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारी कंट्रीज़ थी एशिया की जिन्होंने आके पार्टिसिपेट किया था। इन सब को लीड करने के लिए जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, एशिया के सबसे प्रोमिनेंट लीडर इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जो आपकी इंडोनेशिया थे, मलेशिया थे, इन्होंने भी नॉन अलाइंड कंट्री की तरह और नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर आके खुद को ज्वाइन कराया था, ठीक है। तो ये कंट्री हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ थी एशिया में, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन कंट्रीज ने आके इसको ज्वाइन किया था। नॉन अलाइनमेंट इन इंडिया, अगर हम लोग पर्टिकुलर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर नॉन अलाइन मूवमेंट का क्या रोल था और इंडिया के अंदर किस तरीके से नॉन अलाइन मूवमेंट को देखा जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद में जो था, इंडिया के जो यूएसए के साथ में रिलेशन थे, इंडिया के जो यूएसए के साथ में रिलेशन थे वो सब्सटेंशियली डिसमिस हो चुके थे लगभग, ठीक है। डिसमिस का मतलब डिमिनिश्ड भी हो गए थे, कम हो गए थे, कमज़ोर होते चले गए थे। हो इसलिए गए थे क्योंकि यूएसए भारत को कैपिटलिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। यूएसए का आइडिया किसकी तरफ था, प्रमोट करना है कैपिटलिज्म को। उसने इंडिया को सजेस्ट किया
था कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए। लेकिन इसके अगेंस्ट में जाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, प्लानिंग को शुरू कर दिया। कैपिटलिज्म की तरफ नहीं गए, किधर चले गए, सोशलिज्म की तरफ गए और भारत को सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करी। 5 ईयर प्लान्स को यहाँ पे लाके प्रमोट किया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ इकोनॉमिक डिस्प्यूट भी हमको देखने को मिले, इकोनॉमिक डिस्प्यूट जो इंडिया और यूएसए के बीच में हमको देखने को मिले। यूएसए, इंडिया ने क्या करा, यूएसए के अलायंस को, जो कोल्ड वॉर के अंदर यूएसए का अलायंस था, जो रशिया के अगेंस्ट में कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए का कहीं ना कहीं, उस अलायंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया और इन्होंने बोला हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इंडिया ने कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को भी फुल्ली सपोर्ट नहीं करा और इंडिया जो था किसी, जो आपकी बैंडंग कॉन्फ्रेंस थी, इस बैंडंग कॉन्फ्रेंस में इसीलिए जाके मेंबर बना था कि हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनके 5 ऑब्जेक्टिव क्या थे इंडिया के नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर जाने के? पीस, भाई शांति और यूनिटी चाहिए हमको, ठीक है, शांति और यूनिटी, शांति और यूनिटी, हमको एक सुकून चाहिए, शांति चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना है और हमको पूरी तरीके से डिप्लोमेसी को अख्तियार करना है। तो ये वाली थी सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद की पहचान बनानी है, खुद को डिटरमाइन करना कि इंडिया इज ऑल्सो अ नेशन जो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज के साथ में खड़ा हो सकता है और यहाँ पे स्टैंड कर सकता है। तो इंडिया का सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ पे देखने को मिला। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है कि हम भी वही दूसरी कंट्रीज के साथ में इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहते हैं। आर्थिक जो समानता है लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में, उस आर्थिक समानता को प्रमोट करना चाहते हैं, ये एम था। कल्चरल इक्वालिटी, कल्चरल इक्वालिटी वाज आल्सो दी एम कि हम अपने कल्चर को भी प्रमोट करना चाहते हैं, कल्चरल इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म थ्रू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द यूएन, मल्टीलेटरलिज्म थ्रू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द यूएन, यूएन के सपोर्ट से कहीं ना कहीं मल्टीलेटरलिज्म या बहुत सारे बहुपक्षीय, जिसको हम लोग बोले, कई सारे पक्षों के ऊपर या कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, कई सारे मुद्दों के ऊपर डिसीजन लेने के लिए इंडिया जो है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट था हमारा इंडिया के अंदर। वर्ड की अगर बात करें तो यही द थर्ड वर्ड कहलाया। तीसरे वर्ड कौन कहलाए? थर्ड वर्ड कंट्रीज वही कहलाए सारे के सारे जो कोल्ड वॉर के समय में क्रिएट होते चले गए और जिन्होंने किसी भी कंट्रीज को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, ना ही यूएसए के और ना ही रशिया के तरफ किसी भी तरीके के कोई कंट्रीज को सपोर्ट नहीं किया और धीरे धीरे ये कंट्रीज अपने आप को न्यूट्रल रखते चले गए और नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते चले गए, ठीक है। अफ्रीका नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर, अफ्रीका भी जो था कहीं ना कहीं वो उस समय आज़ादी मिली थी अफ्रीका को भी, तो अफ्रीका भी जो था नॉन अलाइन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और अफ्रीका के भी बहुत सारे लीडर आके नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर आके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इजिप्ट का इन्वॉल्वमेंट, नासिर की बात जो हम लोग ने करी थी, इजिप्ट ने भी आके यहाँ पे क्या करा था, नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने अपना वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन के बाद में इन्होंने अपने स्टेट को भी सोशलिस्ट स्टेट बनाया, जैसे इंडिया ने अपने स्टेट को सोशलिस्ट बनाया था, नासिर ने भी उसी तरीके से अपने स्टेट को सोशलिस्ट स्टेट बनाया और नॉन अलाइंड मूवमेंट को बहुत अच्छे से यहाँ पे भी प्रमोट किया और सपोर्ट किया, ठीक है। अगर दूसरे नेशंस की बात करें तो साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन कंट्रीज भी आके इसके अंदर पार्टिसिपेट की थी, जिनकी हम लोग ने बात करी थी। ईरान, ठीक है, ईरान जो था इकोनॉमिक कंट्रोल में था ब्रिटेन के और रशिया के पूरे 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। लेकिन इस नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, वो जो कंट्रोल था उसका धीरे धीरे वो रिड्यूस होना शुरू हो गया और उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया, ठीक है। घाना के भी जो थे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन अलाइन मूवमेंट के अदर नेशंस के अंदर, तो घाना की भी बात करते हैं, ठीक है। घाना के भी जो थे आपके, घाना के लोगों ने में भी, उन्होंने भी नाक्रुमा जो थे आपके, ठीक है, नाक्रुमा ने भी आके क्या करा था, नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया और नॉन अलाइन मूवमेंट को सपोर्ट दिया था। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब था किसी भी कंट्रीज़ के साथ में नहीं जाना। इम्पैक्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट हमको यहाँ देखने को मिल सकता है। सारे के सारे मेंबर जो कि 10 पॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था पूरा का पूरा, उस 10 पॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर एग्री करते हैं और एग्री करने के बाद में ये अपनी किसी भी तरीके की फॉरेन पॉलिसी हो या कोई भी इंटरनल पॉलिसी
पॉलिसीज़ हों उसको एक दूसरे के साथ में मिलकर आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं रहेंगे, सोवन रहेंगे, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं डिसाइड किया गया। ठीक है, ये भी डिसाइड किया गया कि थर्ड वर्ल्ड नेशन जो है पूरी तरीके से वो किसी भी तरीके के जो इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे उन इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर किसी भी तरीके के डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व जाके नहीं होंगे। ठीक है, ज़्यादातर न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे। ठीक, और ये जो था पूरा का पूरा जो था आपका नॉन अलाइन मूवमेंट यहाँ पे एक सक्सेसफुल मूवमेंट की तरह यहाँ पे कारगर सिद्ध हुआ। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड और नॉन अलाइन मूवमेंट को हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पोर्शन में आप इस सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पूरी तरीके से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को यहाँ पे ख़त्म कर दिया और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पूरा वर्ल्ड वॉर 1 से लेके टिल दी नॉन अलाइन मूवमेंट आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और इन फैक्ट्स को और फिगर्स को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कारगर है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने को आए, ऑब्जेक्टिव में आए, जैसे भी जिस भी पोर्शन में आएंगे आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।